दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, अपनों का गुजरदाना भावनात्मक के साथ साथ आर्थिक झटका भी होता है, लेकिन वैसे लोगों की जिंदगी अपनों के गुजर जाने से और भी मुश्किल हो जाती है जब गुजरने वाला समय रहते अपने निवेश के लिए किसी को नॉमिनी नहीं बनाता है। निवेश के नॉमिनी बनाने के कई फायदे होते हैं। एक तो बिना कोई खर्च किए आसानी से आप अपने किसी को नॉमिनी बना सकते हैं, और दूसरा, आपके गुजरने के बाद आपके निवेश का पैसा आपके नॉमिनी को आसानी से मिल जाता है। नॉमिनी को आपके निवेश का पैसा पाने के लिए ज्यादा कागजी कार्रवाई या ज्यादा भाग दौड़ या ज्यादा समय या ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बिना नॉमिनी बनाए किसी व्यक्ति के गुजर जाने से उसके कानूनी वारिस को उस व्यक्ति का निवेश हासिल करने में काफी मुश्किलों का सामना करना होता है। बहुत पैसे और समय खर्च करने पड़ सकते हैं, बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। इसके अलावा कई बार मृतक के निवेश को लेने के लिए लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, मुकदमा जैसी नौबत भी आ जाती है। ऐसे में आप चल संपत्तियां जैसे कि बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, डिवेंचर्स, बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, एनएससी, किसान विकास पत्र, पीपीएफ, पीएफ, एनपीएस अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट, जीवन बीमा पॉलिसी, पेंशन प्लान, लॉकर्स आदि में अपना नॉमिनी जरूर बनाएं समय रहते हुए। अचल संपत्ति की दशा में यदि प्रॉपर्टी किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में है तो किसी को नॉमिनी जरूर बनाएं। अब तो गाड़ी लेते समय भी नॉमिनी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो सवाल है कि आपके अपने, खासकर आपके माता पिता या कानूनी अभिभावक या पति या पत्नी या भाई या बेटा बेटी अपनी चल या अचल संपत्ति का नॉमिनी बनाए बिना चल बसे हैं, तो उनके निवेश का पैसा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस एपिसोड में हम इन सवालों के जवाब देंगे, आपके सारे उलझन दूर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों से भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मौजूदा नियम की बात कर लेते हैं कि नॉमिनी बनाने का मतलब क्या होता है। तो मौजूदा नियम के मुताबिक अगर किसी को नामित किया गया होता है, यानी नॉमिनी बनाया गया होता है या नॉमिनेशन होता है, तो कानून के मुताबिक वित्तीय सेवा प्रदाताओं जैसे कि बैंक या शेयर ब्रोकर या इंश्योरेंस कंपनी या ईपीएफओ, पोस्ट ऑफिस इत्यादि, यानी जहां निवेश किया हो को वो दस्तावेज और वह निवेश नामित व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश अदालत का पचड़ा है या अदालत ने रोक लगाई है तब भले ही बात अलग होती है, लेकिन नॉमिनी को कागज और निवेश के पैसे ट्रांसफर करने होते हैं जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह। हालांकि नॉमिनी को भी एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि नॉमिनी के नाम पर किसी भी तरह का ट्रांसफर होने का मतलब यह नहीं होता है कि उसे वित्तीय योजनाओं के बारे में कोई फायदा मिल जाएगा। यह तो उत्तराधिकार के कानूनों पर निर्भर करता है। नॉमिनी के पास वित्तीय योजनाएं और उनसे मिलने वाली राशि तो रहेंगे ही, मगर वह केवल उन्हें संभालेगा और उनका पूरा लाभ मृतक के कानूनी वारिसों को मिलेगा। तो नॉमिनी को भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए। मृतक के वारिसों या आश्रितों को ये साधन या निवेश हासिल करने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और कई झंझट भी आते हैं। इसलिए वित्तीय संस्थाएं नॉमिनी जोड़ने पर जोर देते हैं और इसके लिए बड़े स्तर पर अभियान भी चलाते हैं। इतना काम कर लिया जाए तो नॉमिनी के लिए दावा करना आसान हो जाता है। इसलिए जब भी आप एफडी, आरडी कराएं, बैंक अकाउंट खोलें, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलें, इंश्योरेंस करवाएं, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं, शेयर बाजार में पैसे लगाएं, डीमैट अकाउंट खुलवाएं, डिवेंचर खरीदें, बॉन्ड खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, किसी भी निवेश में पैसे लगाएं, आप नॉमिनी जरूर बनाइएगा, क्योंकि इससे सही व्यक्ति तक पैसा पहुंचना और आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचना आसान हो जाता है। तो सवाल है, अगर बैंक के मामले में जब नॉमिनी बनाए बिना कोई चल बसे तो उपाय क्या है उसके कानूनी वारिसों के लिए या उसके उत्तराधिकार के लिए उनके पैसे पाने के?
तो बैंक के मामले में अगर नॉमिनेशन नहीं किया जाए तो कई दिक्कतें सामने आती है। सिंगल अकाउंट के मामले में, यानी यदि खाते का संचालन एक ही व्यक्ति कर रहा है या संयुक्त खाता नहीं है, तो उसमें पड़ी रकम या संपत्ति पर दावा करने के लिए वारिसों को मृतक की वसीयत पेश करनी पड़ सकती है। संयुक्त खाता के मामले में सभी खाता धारकों की मौत हो जाए और खातों में नॉमिनेशन भी अपडेट नहीं कराया गया हो, तो सबसे पहले मृतकों के कानूनी वारिसों की शिनाख्त पुख्ता की जाती है और उसके बाद वारिसों के मुख्तारनामे के मुताबिक रकम का निपटारा किया जाता है। अब सवाल है कि कानूनी उत्तराधिकारी बैंक के पैसे पर कैसे दावा करे। तो इसके लिए सभी दावेदारों को संबंधित बैंक में सही तरीके से आवेदन करना होगा। उसमें दावे के आवेदन पत्र के साथ खाताधारक के मृत्यु प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण और प्रत्येक दावेदार के पहचान पत्र की एक एक प्रति जमा करनी होगी। अगर कई उत्तराधिकारी हैं और संपत्ति उनमें से केवल एक को हस्तांतरित की जानी है, तो दूसरों को एक डिस्क्लेमर पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे जिसमें वे संपत्ति से अपना हक छोड़ने की बात कहेंगे। तो ये हो गया कि बैंक के मामले में अगर बैंक अकाउंट होल्डर या एफडी होल्डर या फिर आरडी होल्डर बिना नॉमिनी बनाए गुजर जाता है तो उसके कानूनी वारिस कैसे उसके पैसे हासिल कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी। अब है पोस्ट ऑफिस के मामले में क्या करना होगा। आपको बता दो कि बैंक की तरह ही आप पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं, एफडी आरडी करवा सकते हैं, किसान विकास पत्र में पैसे लगा सकते हैं, पीपीएफ में पैसे लगा सकते हैं, मंथली इनकम स्कीम में पैसे लगा सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे लगा सकते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में पैसे लगा सकते हैं। तो कई बार इन स्कीमों के जो खाता धारक होते हैं वो नॉमिनी बनाए बिना ही गुजर जाते हैं। तो ऐसे में उनके जो उत्तराधिकार होते हैं, कानूनी वारिस होते हैं, उनको कैसे पैसे हासिल करना है ये जानना जरूरी है। तो यही मैं आपको बता रहा हूं। अगर मृत खाता धारक का कोई नॉमिनी नहीं है तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी कानूनी साक्ष्यों के आधार पर उसके पैसों पर दावा कर सकता है। इन साक्ष्यों में इच्छा संप्रमाणन यानी प्रोबेट ऑफ विल, प्रशासन का पत्र यानी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट शामिल है। कानूनी साक्ष्य के आधार पर दावा करने के लिए दावाकर्ता को केवाईसी दस्तावेजों के साथ क्लेम फॉर्म, कानूनी साक्ष्य और खाता धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित डाकघर में जमा करना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप संबंधित डाकघर में जाकर के पूरी तहकीकात कीजिए कि कैसे आपको पैसे हासिल करने हैं। अगर पोस्ट ऑफिस में नॉमिनेशन और कानूनी साक्ष्य नहीं है तो फिर क्या उपाय है कानूनी उत्तराधिकार के लिए पोस्ट ऑफिस के पैसे पाने के। अगर खाता धारक अपने डाकघर खाते के लिए नॉमिनी नहीं बनाकर गया है और जमा रकम 5 लाख रुपए तक है तो दावेदार को क्लेम फॉर्म के साथ खाता धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, फॉर्म 15 में क्षतिपूर्ति पत्र यानी लेटर ऑफ इंडेमिनिटी, फॉर्म 13 में शपथ पत्र यानी एफिडेविट और फॉर्म 14 में लेटर ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ एफिडेविट, केवाईसी दस्तावेज, गवाह, जमानत आदि देने होंगे। ये सारे फॉर्म आप पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नॉमिनेशन के बिना 5 लाख रुपए तक की जमा के मामले में दावा जमाकर्ता की मृत्यु के 6 महीने बाद किया जा सकता है। अगर डाकघर सेविंग्स में जमा रकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है और कोई नॉमिनेशन नहीं है तो दावा केवल उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जा सकता है। 5 लाख रुपए की सीमा अलग अलग प्रमाण पत्र के मामले में प्रत्येक खाते या पंजीकरण संख्या पर लागू होगी। अब बीमा यानी इंश्योरेंस के मामले में क्या प्रावधान है जब नॉमिनी बनाए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर चल बसे तब। बीमा यानी इंश्योरेंस पॉलिसी में यदि किसी को नॉमिनी नहीं बनाया गया है तो कानूनी वारिस बीमा की रकम पर दावा कर सकता है। ऐसा करने के लिए कानूनी उत्तराधिकारी को दावे की घोषणा वाले पत्र के साथ साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, लाभार्थी की पहचान का सबूत, पॉलिसी के कागजात, डिस्चार्ज फॉर्म अगर कोई हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अस्पताल के रिकॉर्ड अप्राकृतिक मौत के मामले में पेश करने होते हैं। कभी कभार बीमाकर्ता यानी इंश्योरेंस कंपनी अदालत द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग करते हैं। इस प्रमाण पत्र में खास तौर पर पॉलिसी क्रमांक और भुगतान की जाने वाली रकम का जिक्र होता है। आमतौर पर कुछ असाधारण मामलों में यदि परिवार के भीतर उत्तराधिकार पर कोई विवाद नहीं है या कोई कानूनी विवाद नहीं है तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर भी विचार करती हैं। लेकिन उसके सभी कानूनी वारिसों के हस्ताक्षर के साथ यह बताया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति या वारिस को बीमा की कितनी रकम दी जानी है। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर समय पर नामांकन करा देता है तो इन झंझटों का सामना नहीं करना होगा। बिना नॉमिनी बनाए पॉलिसी होल्डर के गुजर जाने से उनके परिवार के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।
मुश्किल इसलिए हो सकती है क्योंकि अदालत से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हासिल करना आसान काम नहीं होता है। तो अगर आपको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हासिल करना है अदालत से, तो आप किसी भरोसेमंद वकील की मदद ले सकते हैं। अब है म्यूचुअल फंड के मामले में क्या प्रावधान है। आजकल लोग म्यूचुअल फंड में भी खूब पैसे लगा रहे हैं। नॉमिनी नहीं रखने पर किसी मृतक के म्यूचुअल फंड का पैसा निकालने के लिए उत्तराधिकारियों को सबसे पहले कुछ दस्तावेज पेश करने होते हैं। इन दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र, दावेदार या दावेदारों के पैन कार्ड, केवाईसी पूरे होने का प्रमाण, मृतक के साथ संबंध साबित करने वाले दस्तावेज शामिल होते हैं। लेकिन कंपनियां कुछ और दस्तावेज की मांग कर सकती हैं। दावेदार या दावेदारों का हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करना होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र गैजेटेड ऑफिसर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए या नोटरी किया हुआ होना चाहिए। दावेदार या दावेदारों का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र गैजेटेड ऑफिसर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए या नोटरी किया होना चाहिए। नोटरी के लिए आप किसी वकील को पकड़ सकते हैं या कई लोग नोटरी की सेवाएं भी देते हैं, तो आप पता करके उनसे नोटरी करवा सकते हैं। केवाईसी के लिए पहचान और आवासीय प्रमाण पत्र जैसे कि पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन बिल देना होता है। इसके साथ ट्रांसमिशन फॉर्म पेश करना पड़ता है। इस फॉर्म के जरिए मृतक के म्यूचुअल फंड खाते से दावेदार या दावेदारों के नाम पर म्यूचुअल फंड यूनिट ट्रांसफर करने का आवेदन दिया जाता है। आप जिस कंपनी में आवेदन करेंगे म्यूचुअल फंड के पैसे के लिए, उस कंपनी में आपको ट्रांसमिशन फॉर्म मिल जाएगा। आप उस कंपनी की वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांसमिशन फॉर्म में मृतक म्यूचुअल फंड होल्डर या होल्डर्स का नाम लिखना होता है, जैसा अकाउंट में उसका नाम होता है। फोलियो नंबर यानी म्यूचुअल फंड खाता नंबर लिखना होता है। दावेदार या दावेदारों का नाम, उसके पिता या पति का नाम देना होता है। इसके अलावा दावेदार या दावेदारों के पेशा की जानकारी देनी होती है, यानी वो क्या काम करते हैं इसको बताना पड़ता है। इसके अलावा बैंक डिटेल्स देनी होती है। बैंक डिटेल्स में बैंक का नाम, शाखा का नाम और पता, खाते का प्रकार यानी बचत खाता है या चालू खाता है, खाता संख्या की जानकारी देनी होती है। दावेदार या दावेदारों का पैन नंबर देना अनिवार्य है। ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। फिर दावेदार या दावेदारों का हस्ताक्षर भी चाहिए होता है ट्रांसमिशन फॉर्म में। इसके बाद की प्रक्रिया कुछ अलग हो सकती है और इस बात पर निर्भर करती है कि हस्तांतरित की जाने वाली रकम 2 लाख रुपए से कम है या ज्यादा। 2 लाख रुपए से कम की राशि के मामले में कम दस्तावेजों की जरूरत हो सकती है या सख्ती कम हो सकती है, लेकिन अधिक रकम के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड यानी सत्यापित वसीयत की भी आवश्यकता हो सकती है। प्रोबेट कानूनी प्रक्रिया का शब्द होता है जिसमें किसी वसीयत को जांचकर सत्यापित किया जाता है कि वह वैध और प्रमाणिक है या नहीं। अगर हस्तांतरित की जाने वाली राशि 2 लाख रुपए से अधिक होती है तो इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए व्यक्तिगत हलफनामों के अलावा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेट परिवीक्षा अथवा शासन का पत्र जरूरी होता है। हस्तांतरण होने पर उन यूनिटों को परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा वैध अदायगी माना जाता है। तो ये काफी मुश्किल प्रक्रिया होती है अगर आप नॉमिनी बना करके नहीं जाते हैं तो, इसलिए समय रहते हुए आप नॉमिनी जरूर बना दें। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो, या फिर शेयर बाजार में या किसी भी निवेश साधन में पैसे लगाते हैं तो नॉमिनी जरूर बना दें। काफी आसान होता है आपके पैसों का ट्रांसफर होना सही व्यक्ति के पास, अगर आप गुजर जाते हैं तो। अब है डीमैट खाते के मामले में क्या प्रावधान है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए एफपीओ, आईपीओ, राइट्स इशू में निवेश करने के लिए डीमैट खाता जरूरी होता है। डिवेंचर्स बॉन्ड में निवेश करने के लिए डीमैट खाता जरूरी होता है। तो अगर आपका डीमैट खाता है तो उसमें भी नॉमिनी जरूर बनाए, लेकिन अगर बिना नॉमिनी बनाए हुए कोई डीमैट खाता धारक गुजर जाता है तो सही व्यक्ति कैसे पैसा पाएगा, इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। अगर डीमैट खाता धारक ने अपने जीवन काल में किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो डीमैट खाते में मौजूद प्रतिभूतियों को कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरण करने के लिए संबंधित डिपोजिटरी भागीदारों यानी शेयर ब्रोकर्स के उपनियमों में दिए गए प्रावधानों अथवा प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। डिपोजिटरी भागीदार डीमैट खाते में पड़ी प्रतिभूतियां बारिशों को हस्तांतरण से पहले आमतौर पर कुछ खास दस्तावेजों की मांग करते हैं। प्रतिभूति सिक्योरिटीज यानी जो शेयर हो गया, आईपीओ हो गया, एफपीओ हो गया, राइट्स इशू हो गया, बॉन्ड डिवेंचर हो गया, ये सब प्रतिभूति कहलाते हैं। अगर प्रतिभूतियों का मूल्य 5 लाख रुपए से अधिक होता है तो दावेदारों को अपने दावे के लिए वसीयत के सत्यापन की एक प्रति या शासन के पत्र की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रति अथवा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की विधिवत रूप से सत्यापित अथवा नोटरी द्वारा सत्यापित प्रति पेश करनी होती है। वह सक्षम अदालत द्वारा दिए गए आदेश की प्रति भी पेश कर सकता है। इसके साथ ही हस्तांतरण का आवेदन, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति और दावेदार के डीमैट खाते की क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट भी देनी होती है।
तो इस तरह से आप कहीं पर भी पैसे लगाते हैं, किसी भी निवेश साधन में पैसे लगाते हैं तो नॉमिनी जरूर बना करके जाइए, नहीं तो काफी मुश्किल होती है आपके कानूनी बारिशों के लिए। आपके जो पैसे हैं, मेहनत के पैसे हैं, उनको पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेजॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।